नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में सरकार का रुख पूरी तरह साफ नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को न सिर्फ जवाब देगा बल्कि वो जवाब निर्णायक और स्पष्ट भी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया को सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता नहीं बल्कि नैतिकता, राष्ट्रीयता, दृढ़ता और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय भी दिया है। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर में आयोजित 76वें वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ पौधारोपण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई बल्कि एक पेड़ मां के नाम जैसी भावनात्मक मुहिम को भी और ज्यादा मजबूती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया और ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व भी है। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेसर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ मां के नाम हम लगाएं और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे और हमें ये शुद्ध वायु ये प्राप्त होती रहे। आज उसी के निमित्त ही ये 76वां वन महोत्सव का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस महाकालेश्वर की पवित्र भूमि कालेश्वर में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पौधारोपण करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं और कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का स्वयं उन्होंने जायजा लिया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की, जिसमें विकास परियोजना की प्रगति, क्षेत्रीय समस्याओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर गहन चर्चा की गई। पीएम मोदी के 2 अगस्त के दौरे को देखते हुए वाराणसी में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने 19 मार्च 2017 से लगातार 8 वर्ष 132 दिन तक इस पद पर अपनी सेवा दी है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। उपलब्धि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की गवाही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रच गया है। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब तक 8 वर्ष और
32 दिन तक प्रदेश के मुखिया के रूप में कार्य संभाल लिया है। इस कार्यकाल के साथ उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के समय को मिलाकर कुल 8 वर्ष और 127 दिन तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने उस समय को भी पार कर लिया है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां निरंतरता, प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक स्थिरता को एक नई परिभाषा मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 2017 से 2025 तक। योगी आदित्यनाथ न केवल भाजपा के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए वे एक ऐसे शासक भी बने हैं जिनके नेतृत्व में राज्य ने अस्थिरता से स्थिरता की ओर रुख किया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन अब निवेश, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और डिजिटल शासन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष योजनाओं में प्रथम स्थान दिलाने की इस यात्रा में योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक अनुशासन और दूरदृष्टि केंद्र में रही है। उनकी सरकार द्वारा डबल इंजन विकास की संकल्पना को साकार करते हुए बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना तक प्रत्येक क्षेत्र में आम जन को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 पहली बार गोरखपुर से सांसद बने, 2014 गोरखनाथ मठ के महंत बने, 2017 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2022 लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2025 सबसे लंबे कार्यकाल होने का कीर्तिमान स्थापित किया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर भी उतना ही प्रभावशाली रहा। मात्र 26 वर्ष की आयु में 1998 में वे गोरखपुर से सांसद बने और देश के सबसे युवा सांसदों में एक कहलाए। लगातार 5 बार वे लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्ष 2014 में उन्होंने गोरखनाथ मठ के महंत का दायित्व संभाला। एक संत और राजनेता का यह अनूठा संगम भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक मिथकों को तोड़ा। उनमें सबसे प्रमुख था नोएडा दौरे को लेकर फैली राजनीतिक भ्रांति। जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। उनमें सबसे प्रमुख था नोएडा दौरे को लेकर फैली राजनीतिक भ्रांति। जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रम को तोड़ते हुए नोएडा का दौरा न केवल बार बार किया, बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। ये एक मजबूत संकेत था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल आस्था और अंधविश्वास के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि नतीजों और कार्यशैली से संचालित होती है। चलिए अब आपको योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, नया उत्तर प्रदेश और उसके नए शासन मॉडल के बारे में। निवेश के नए रिकॉर्ड स्थापित हुए, महिला सुरक्षा में सुधार हुआ, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित हुई, बुनियादी ढांचे में क्रांति लाई गई, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, साथ ही जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। सर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना। और डबल इंजन की सरकार, सोचिए अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। राजनीति में आलोचना और प्रशंसा दोनों चलती रहती है। जनता की नजरें और आंकड़े ये तय करते हैं कि कौन सा नेतृत्व सफल रहा और किसने केवल शोर मचाया। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक नीति, पुलिस सुधार, महिला सुरक्षा और इन्वेस्टर समिट, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और धार्मिक पर्यटन के विकास ने उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया। काम के दम पर राजनीति चलती है, भ्रमों के आधार पर नहीं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की झलक। वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां विकास की जगह जातीय समीकरण चर्चा में होते थे, आज वही राज्य देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री की योजनाओं में अव्वल, उद्योगपतियों के लिए अनुकूल
और निवेशकों के लिए भरोसेमंद। ये पहचान अब नए उत्तर प्रदेश की है। ये बदलाव केवल फाइलों में नहीं, हकीकत में दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व दृढ़ हो तो सबसे जटिल व्यवस्था भी दिशा पकड़ सकती है। राजनीति में चुनाव जीतना सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होता, वो जनता के भरोसे की अभिव्यक्ति होती है। योगी आदित्यनाथ को लगातार 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया और 8 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसे के रूप में देखा है। ये भरोसा सिर्फ वादों से नहीं आता, ये आता है योजनाओं की सफलता, सड़क पर बदलाव, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के अवसरों से। यही विश्वास इस रिकॉर्ड का असली मूल्य है। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक वैचारिक क्रांति का हिस्सा था। एक ऐसा संत जो गोरखनाथ मठ का महंत हो और साथ ही एक राजनेता भी। ये संतुलन भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। उनके नेतृत्व ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रशासनिक कौशल, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक साथ मिलकर शासन की एक नई शैली गढ़ सकते हैं। नया उत्तर प्रदेश अब नारा नहीं रहा, ये जमीन पर दिखाई देने वाला परिवर्तन बन गया है। उत्तर प्रदेश आज केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है बल्कि सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में भी शुमार हो चुका है। ये संभव हुआ है एक ऐसे नेतृत्व के तहत जिसने न केवल सत्ता को संभाला बल्कि जनता के विश्वास को भी बरकरार रखा। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल केवल एक समयावधि नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है। वो बदलाव जो जमीनी स्तर पर दिखता है, महसूस किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ेंगी। एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रिकॉर्ड नहीं, राज्य के भविष्य की नींव बनता है और योगी आदित्यनाथ ने वो नींव मजबूती से रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। खबर में आगे बढ़ेंगे। संसद का मानसून सत्र सोमवार को फिर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कार्यवाही ने रफ्तार पकड़ी, बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सियासत उबल पड़ी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर ऐसा हंगामा किया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित उस समय करना पड़ा। लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों के बीच विपक्ष ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बता रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार की सुबह संसद का माहौल गर्म रहा। मॉनसून सत्र के 6वें दिन जब लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, तभी विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों से सदन गूंज उठा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से बार-बार अपील की कि सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि दिन में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा विषय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी और दोनों सदनों को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं इससे एक दिन पहले संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध मार्च भी निकाला था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च किया। मकर द्वार पहुंचते ही एसआईआर लिखे पोस्टरों को फाड़ा गया, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला गया और जमकर मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगे। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर आरोप और सफाई का सिलसिला तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे एनडीए को फायदा हो सके। लेकिन चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को जारी अपने बयान में ये साफ किया कि मतदाता सूची से कोई भी नाम बिना प्रक्रिया, पूर्व सूचना और स्पीकिंग ऑर्डर के बिना नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने ये भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे 10 अहम उद्देश्य हैं, जिनका मकसद समावेशिता, पारदर्शिता और ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही वोट डालें। आयोग ने ये भी दोहराया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त है। इस बीच सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर टिकी है जो बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही ये भी टिप्पणी की कि ये मामला लोकतंत्र के मूल और नागरिकों के वोटिंग अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों की सूची पर भी सवाल उठाए, विशेषकर इस बात को लेकर कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेज सूची में क्यों शामिल नहीं है। एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में लाखों गरीबों और प्रवासी मजदूरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जरूरी दस्तावेज ऐसे हैं जो हर किसी के पास नहीं है और इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन ने संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी रखा ताकि इस मुद्दे पर गंभीर बहस हो सके। तेजस्वी यादव ने ये भी पूछा कि आखिर बाहर काम करने वाले मजदूर कैसे वोटर बनेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। आज बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रहेगा। तेजस्वी की ओर से ये अहम सवाल भी उठाया गया कि जो लोग बाहर रहते हैं आखिर वो कैसे वोटर बनेंगे। तेजस्वी ने ये तक कह डाला कि अगर हालात नहीं बदले तो विपक्ष चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सभी दलों से बातचीत पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। संसद में भी इंडिया गठबंधन ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर एसआईआर मुद्दे पर गंभीर बहस की मांग की है। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ। क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ERO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है
असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। ऐसे में बिहार, जो हमेशा से देश की राजनीतिक धड़कन रहा है, एक बार फिर लोकतांत्रिक बहस के केंद्र में है। बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत एक बड़ा प्रशासनिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका औपचारिक उद्देश्य है मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाना। चुनाव आयोग इसे हर राज्य में समय समय पर करता है, लेकिन बिहार में इस बार SIR उस समय हो रहा है जब राज्य अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया का समय और तरीका सवालों के घेरे में है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं जो काम के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं और कई बार उनके पास मतदाता सूची में नाम जोड़ने या अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज या समय नहीं होता। यही वर्ग विपक्ष के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। तेजस्वी यादव और विपक्षी गठबंधन का दावा है कि SIR का स्वरूप ऐसा बना दिया गया है कि ये गरीब और असंगठित मतदाताओं को निष्क्रिय बना रहा है, यानी उनके नाम सूची से काट रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया स्वतंत्र, पारदर्शी और नियमबद्ध है और किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस, दस्तावेज प्रक्रिया और स्पीकिंग ऑर्डर के नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने यह भी दोहराया है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना है, न कि किसी को बाहर निकालना। बिहार में SIR का दायरा व्यापक है और इसका असर लाखों मतदाताओं तक पहुंच सकता है। ऐसे में ये न सिर्फ प्रशासनिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है और जब इस प्रक्रिया को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि SIR अब केवल एक पुनरीक्षण प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र के तंत्र की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। ऐसे में पक्ष विपक्ष के घमासान के बीच सवाल सीधा है कि क्या SIR लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का जरिया है या फिर ये एक पक्षीय सियासी हथकंडा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और संसद में होने वाली बहस तय करेगी कि इस विवाद का अगला मोड़ आखिर क्या होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार के मतदाता और देश की चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर सियासी तूफान के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।